नमस्कार मित्रों, कल हम लोगों ने इतिहास के विभिन्न कालखंडों को देखा था। साथ ही कल मैंने यह बताया भी था कि इतिहास यानी भारतीय इतिहास को 13 टॉपिक्स में बांट के पढ़ा जा सकता है, जिसका पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और उसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से हमें जान लेना चाहिए कि इसके बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है वह पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही प्राप्त हुई है। यानी यह पूरी तरह आद्य ऐतिहासिक घटना है। यह काल आद्य ऐतिहासिक काल है क्योंकि इसमें लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं, लिपि मिली है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपना विचार बनाने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विवादास्पद प्रसंगों में से एक प्रसंग है इसके उद्भव को लेकर विद्वानों में मत का अभाव रहा है। अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह यही है कि इसका उद्भव तत्कालीन कृषि संस्कृतियों के विकसित होने से हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7000 ईस्वी पूर्व में कृषि का साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और वहीं से धीरे धीरे संस्कृति आगे बढ़ते हुए कृषि से उद्योग और व्यापार की तरफ बढ़ते हुए एक पूर्ण 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विकसित एक पूर्ण नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उसका नगर नियोजन। अगर हम सिंधु सभ्यता नगर की बात करें तो पूरा नगर 2 भागों में स्पष्ट रूप से बटा हुआ था। एक भाग को दुर्ग कहा जाता था और दूसरे भाग को बस्ती कहा जाता था। दुर्ग एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था और बस्ती निचले हिस्से में बनाई गई थी। इससे सामाजिक असमानता का भी ज्ञान होता है, क्योंकि दुर्ग में बड़े बड़े आलीशान भवन थे और बस्ती में एक एक कमरे के छोटे छोटे मकान थे। यदि हम उसमें प्रवेश करें तो हम देखेंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक चेस बोर्ड जैसा बना हुआ था। सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थी जिससे घरों का गंदा पानी बाहर आता था। साथ ही हर घर में एक कुआं होता था जो पीने के पानी का काम करता था। सिंधु सभ्यता के जो घर थे वह आजकल गाँव में दिखने वाले घरों के समान थे। बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ से बरामदा होता था और बरामदा से लगे हुए कमरे होते थे। रसोई घर भी होता था जिसमें मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे। साथ ही तंदूर पर भोजन पकाया जाता था। छतों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। लोग 2 मंजिला 3 मंजिले मकान में भी रहते थे। अब हम सिंधु सभ्यता के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक पक्षों की विवेचना करेंगे। यदि हम राजनीतिक विवेचना की बात करें तो वहाँ कैसी शासन व्यवस्था थी। वहाँ राजतंत्र था, लोकतंत्र था, सामंत तंत्र था या पुरोहित तंत्र था। किसी भी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 3 बातें उसके राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कही जा सकती है। पहली, शासन की निरंतरता, दूसरी, केंद्रीय सत्ता और तीसरी, नगर निगम। इसी प्रकार यदि हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यह एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन चूँकि गांव भी बहुत सारे थे, गांव मिट्टी के बने घरे हुए कच्चे मकान होते थे, इसलिए समाप्त हो गए। मुख्य पेशा उसका कृषि था। कृषि काश्य वस्तुओं के उत्पादन का उपयोग के कारण कृषि काफ़ी उन्नत अवस्था में थी और ग्रामीण इतना अनाज उपजा लेते थे जिससे वे स्वयं के साथ साथ शहर में रहने वाले लोगों का भी पेट भर सकते थे। कृषि के विकास के कारण या यूँ कहें कि कृषि में अधिशेष उत्पादन के कारण शिल्प निर्माण का विकास हुआ। शिल्प निर्माण के विकास से व्यापार को बढ़ोतरी हुई।
सबसे पहले हम यह देख लें कि वे उनका मुख्य पेशा कृषि था और कृषि के साथ साथ कृषि में वे मुख्य रूप से रबी में वे गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे और खरीफ में कपास और तिल का उत्पादन करते थे। इसके अलावा वे लोग कपास का भी उत्पादन करते थे। कपास की खेती करने वाले दुनिया में पहले लोग सेंधव लोग ही थे। वे उससे रुई बनाते थे और तकली और तकुम्मा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि उससे धागा काटा जाता था। साथ ही सुई के मिलने से यह स्पष्ट होता है कि कपड़ा भी बनाया जाता था और उसे विदेशों में भेजकर, अन्य सभ्यताओं को भेजकर बहुत अधिक धन कमाया जाता था। पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, बैल, हाथी, ऊंट, घोड़ा, मोर आदि पाए जाते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ बैल तो बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, का उनका स्रोत मिला है, उनके चिन्ह मिले हैं, परंतु गाय का कहीं भी कोई मूर्ति नहीं मिली है। लेकिन यह स्पष्ट है कि जब बैल था तो गाय तो होगी ही होगी। इस प्रकार कृषि और पशुपालन से वहाँ समृद्धि आई और वह समृद्धि व्यापार में बदल गई। व्यापार आंतरिक स्तर पर भी होता था और बाह्य स्तर पर भी होता था। आंतरिक स्तर पर व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से होता था, नाव के माध्यम से होता था और जहाज के माध्यम से होता था। लोथल में बहुत बड़ा लोथल जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है। अगर सामाजिक रूप से हम देखें तो 4 वर्गों में उसे बांटा जा सकता है: विद्वान, योद्धा, व्यापारी और मजदूर या श्रमिक। सामाजिक रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ आर्थिक असमानता थी। समाज में सत्तात्मक था, महिला परिवार की मुखिया होती थी। भोजन वे लोग शाकाहारी भी करते थे और मांसाहारी भी करते थे। वस्त्र वो लोग सूती भी पहनते थे और ऊनी भी पहनते थे। आभूषण और श्रृंगार प्रिय थे। घर में खेले जाने वाले खेल, इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रेम करते थे। चौसा, पासा, जुआ, शतरंज, संगीत आदि उनका प्रिय खेल था, उनके मनोरंजन के साधन थे। वहाँ हड़प्पाई लिपि भी मिली है। इससे स्पष्ट होता है कि सेंधव लोग शिक्षित भी थे। अगर धार्मिक स्थिति की बात करें तो सिंधु सभ्यता चूँकि मुख्यतः कृषि सभ्यता थी, इस प्रकृति और कृषि के लिए प्रकृति पर निर्भरता जरूरी है। इसीलिए जो सबसे बड़ी देवी थी वह उर्वरता की देवी थी, जिसे मातृ देवी भी कहा गया। इसके अलावा बैल सबसे महत्वपूर्ण पशु वहाँ माना गया है। इसके अलावा वहाँ पशु, पक्षी, वृक्ष, अग्नि, जल, सर्प, सूर्य, ये सभी उर्वरता के प्रतीक हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इसके अलावा धरती माता को खुश करने के लिए बलि भी दी जाती थी, मानव की भी और पशु की भी। मूर्ति पूजा का भी साक्ष्य मिला है। शिव, पशुपति, त्रिमूर्ति और जोगेश्वर के रूप में मिले हैं। साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह मिलने के कारण यह स्पष्ट होता है कि वहाँ सूर्योपासना की भी व्यवस्था थी। स्पष्ट है कि वे लोग मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। इसके अलावा योग भी उस समय प्रचलित था। जहाँ तक समाधान की बात है तो मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है, वहाँ एक भी शमशान नहीं मिला है। अर्थात मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता के एक विवादास्पद मुद्दों में सिंधु सभ्यता का पतन भी है। अनेक विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से इसके पतन के कारण बताए हैं। किसी ने कहा कि अति वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण सभ्यता का समाप्त हो गई। किसी ने कहा सूखा के कारण सभ्यता समाप्त हो गई। किसी ने कहा अग्नि के कारण सभ्यता समाप्त हो गई। किसी ने कहा कि आर्यों ने आक्रमण करके सबको ख़त्म कर दिया और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन वर्तमान में जो सब सार्वभौमिक मत है वह यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पर्यावरणीय असंतुलन के कारण हुआ। दरअसल सिंधु सभ्यता कृषि पर आधारित थी। वर्षा की पर्यावरणीय असंतुलन के कारण वर्षा की अनियमितता हुई, जिससे कहीं बाढ़ आया
कहीं सूखा आया, जिसके कारण कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। कृषि व्यवस्था के ध्वस्त होने का प्रभाव वाणिज्य और व्यापार पर भी पड़ा। पहले आंतरिक व्यापार समाप्त हुआ, फिर बाह्य व्यापार समाप्त हुआ। 1750 के बाद किसी भी तरह के बाह्य व्यापार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसी तरह 1750 के बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो बड़े बड़े घर होते थे वे अब छोटे छोटे घरों में परिवर्तित हो गए, और यहाँ तक कि जो नए घर बनते थे उसमें भी पुरानी ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण असंतुलन ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य रूप से जिम्मेवार था। मित्रों, लॉकडाउन के कारण अभी बोर्ड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे जैसे ही बोर्ड की व्यवस्था होती है मैं बोर्ड पर ही अपनी बातों को रखूं और आपको समझाऊं। जहाँ तक नोट्स की बात है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नंबर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7779978943। मैं फिर दोहरा दूँ 7779978943। इस पर आप मैसेज करें, आपको जो भी नोट्स चाहिए होगा वह उसे उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।